दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में चर्चा करेंगे और ख़ास करके इसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के नेचर को जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि ये हम जानें कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही इसके नेचर के बारे में पता चलेगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ टर्म फर्स्ट टाइम जर्मी बेंथम के द्वारा 1780 में यूज किया गया था एंड ही वाज एक्चुअली ब्रिटिश जूरिस्ट। उस वक्त लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि दो तरह का लॉ था। फर्स्ट लॉ ऑफ कंट्री, जिसे कि हम लोग म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं, एंड सेकेंड लॉ ऑफ नेशंस। जो लॉ ऑफ कंट्री था दैट वाज नेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, और ये किसी टेरिटरी के अंदर ही स्टेब्लिश होता था। इसी कारण इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हुआ करता था और इसका सब्जेक्ट हुआ करता था, और ये लॉ अप्लीकेबल था ऑल सब्जेक्ट्स पे, ऑल एक्ट्स पे और ऑल एक्शंस पे। जबकि अगर बात की जाए लॉ ऑफ नेशंस के बारे में, तो इसका मतलब था इंटरनेशनल लॉ से। दिस लॉ वाज सेट इन मोशन बाय कोऑपरेटिव एक्ट्स ऑफ ऑल द नेशंस, और लॉ ऑफ नेशंस का मतलब उस वक्त था नॉर्म्स टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन नेशंस, और ये शो करता था इन नेशंस के बीच में किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन या एक्शन को, और इसी कारण लॉ ऑफ नेशंस किसी भी नेशन के बाउंड्री को पार कर जाता था। जहां लॉ ऑफ कंट्री में सिटीजन को पॉलिटिकल यूनिट के रूप में देखा जाता था, वहीं पर लॉ ऑफ नेशंस में किसी भी स्टेट या नेशन को लीगल एंड पॉलिटिकल एंटिटीज के रूप में देखा जाता है। नेशंस या स्टेट को पॉलिटिकल एंटिटीज या लीगल यूनिट के रूप में देखे जाने के कारण उसके साइज या पावर का कोई रेलिवेंस नहीं था, और लॉ ऑफ नेशंस का मतलब था इन कंट्रीज के बीच में क्या रूल्स और रेगुलेशंस होगा, इसके बारे में बात की जाती थी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए किसी कंट्री या एरिया के बारे में, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत जितने भी सिटीजन्स रहते हैं वो उनके लिए बाउंड्री होता है जिसमें वो लोग एक साथ रहते हैं। द सेम वे ये पूरा अर्थ एक यूनिट के रूप में माना जाता है, जहां अलग अलग नेशंस के लोग रहते हैं और अलग अलग नेशंस की बाउंड्री है, जिसके लिए जरूरी ये है कि अगर इनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश हो तो उनके बीच कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। और ये रिलेशन हो सकता है नेचुरल रिसोर्स को लेकर के, उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के, अदर नीड्स को लेकर के लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और एनी एपिडेमिक लाइक कोविड-19, टू मेंटेन पीस बिटवीन टू नेशंस। और यदि इन नेशंस के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, इस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉ स्टैब्लिश किया जाए। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंटरनेशनल लॉ के नेचर को जानने के लिए जरूरी है कि इसके डेफिनेशन को जाने, लेकिन इसको डिफाइन करना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को कंप्लीटली डिफाइन कर सके या उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। इसी कारण अलग अलग फिलोसफर ने, जूरिस्ट ने एंड सोशल साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल लॉ को डिफरेंट एंगल से डिफाइन किया है, और अपने हिसाब से उन्होंने इसके फीचर पे एम्फेसिस डाला है सो दैट दे कैन प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करने में दो तरह का अप्रोच सामने आता है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की जाए तो दिस इज बिफोर वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, एंड 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारा चेंजेज आया है, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, जिसके वजह से मॉडर्न अप्रोच के तहत आप देखेंगे उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया जो 20th सेंचुरी के साथ चेंज के रूप में सामने दिखता है। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डेफिनेशन में कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में बेसिक डिफरेंस क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखने को यह मिलता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट बॉडी ऑफ रूल्स प्लस कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ बॉडी ऑफ रूल में कस्टम्स एंड कन्वेंशन इसे जो सोर्स ऑफ लॉ के रूप में शामिल किया गया था। जबकि अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो उसमें कस्टम्स कन्वेंशन तो था ही, साथ ही कुछ जनरल प्रिंसिपल को भी शामिल किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में सब्जेक्ट मैटर सिविलाइज स्टेट हुआ करता था, और इस सिविलाइज स्टेट का मतलब वही है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्रिश्चियन स्टेट से। जबकि अगर मॉडर्न अप्रोच में देखते हैं तो यहाँ पर नेशंस या स्टेट्स के बारे में बात की जाती है, और ये नेशंस या स्टेट सारे के सारे इंडिपेंडेंट नेशंस के बारे में बात की जाती है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल किया जाता है और कुछ हद तक इंडिविजुअल को भी शामिल किया जाता है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के थिंकर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें ओपनहाइम, ब्रैडली, लॉरेंस, हॉल, ग्रे, लॉर्ड कॉर्डरिस और केल्सन आते हैं। जबकि मॉडर्न अप्रोच में श्वार्ज़ेनबर्ग, फिलिप सी जेसप, प्रोफेसर टॉर्सन गिल, हैकवर्थ, प्रोफेसर स्टार्क और फ्रेंडविक का नाम इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत आप देखेंगे दो केस लॉ भी है। उन दो केस लॉ में ट्रेडिशनल अप्रोच को कंसीडर करके डिसीजन दिया गया था, और ये केस था क्वीन वर्सेस केन का।
वेस्ट ट्रांस सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड वर्सेस किंग, और मॉडर्न अप्रोच में केस है एसएस लोटस केस 1927 का। अब हम लोग वन बाय वन इनके थिंकर्स के द्वारा दिए गए डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या एलिमेंट है जिससे इंटरनेशनल लॉ के नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट नाम आता है ओपेनहाइम का। ही वॉज एक्चुअली जर्मन जुरिस्ट और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। इनका पहले काम क्रिमिनल लॉ पे था, बाद में जब ये लंदन शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद इनका काम इंटरनेशनल लॉ पे होता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी एंड द नेम ऑफ द बुक वॉज इंटरनेशनल लॉ 1905 में, जिसका अलग अलग एडिशन सामने आता है। इनके 8th एडिशन 1955 में जो पब्लिश हुआ था उसमें इन्होंने लॉ का डेफिनेशन दिया था, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशन रूल विच आर कंसिडर्ड बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन द इंटरकोर्स विद ईच अदर। अब अगर इनके डेफिनेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, और रिलेशंस है दो या दो सिविलाइज्ड स्टेट के बीच में इंटरकोर्स का। सेकंड इनका कहना होता है कि ये लॉ बाइंडिंग नेचर का होता है और ये जो रूल है दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड कन्वेंशन। अब जब आप इनके डेफिनेशन में देखते हैं तो इन्होंने टर्म यूज किया है सिविलाइज्ड स्टेट, और सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब है यहाँ क्रिश्चियन स्टेट से। इट मीन्स इन्होंने कंसीडर किया है केवल और केवल क्रिश्चियन स्टेट्स को और बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। इस क्रम में सेकंड नाम आता है जेम्स लेस्ली ब्रायरली, जिन्हें पॉपुलरली आप लोग ब्रायरली के नाम से जानते होंगे। ही वॉज इंग्लिश स्कॉलर और इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी बुक्स लिखी है लाइक द लॉ ऑफ नेशंस, आउटलुक फॉर इंटरनेशनल लॉ, द कवेनेंट एंड चार्टर। द लॉ ऑफ नेशन में इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट इन द रिलेशन विद वन अनदर। जैसा कि हम लोगों ने ओपेनहाइम के डेफिनेशन में देखा था, यहाँ भी वही चीजें मिलती है। इन्होंने भी चर्चा किया था बॉडी ऑफ रूल्स के बारे में, और इनका भी कहना था जो इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशंस है बाइंडिंग नेचर का होता है और इसका एप्लीकेशन सिविलाइज्ड स्टेट के ऊपर होता है, और जो रिलेशन है इन सिविलाइज्ड स्टेट के बीच में दैट इज विथ वन अनदर। इस क्रम में थर्ड नाम आता है टीजे लॉरेंस का। ही वॉज इंग्लिश जुरिस्ट और इनका बुक था द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जब अगर इनके डेफिनेशन को देखें इंटरनेशनल लॉ को लेकर के तो इनका भी मानना था कि ये जो एप्लीकेशन होता है दैट इज ऑन सिविलाइज्ड स्टेट, जो रिलेशन होता है दैट इज फॉर म्यूचुअल डीलिंग, और ये म्यूचुअल डीलिंग होता है हॉस्टिलिटी एंड पीस के कॉन्टेक्स्ट में। विलियम एडवर्ड हॉल जो कि एक इंग्लिश लॉयर थे, इनका बुक था अ ट्रीटीज ऑन इंटरनेशनल लॉ। इसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ कोएर्सिव एक्शन के बारे में बात किया था, बिकॉज अब तक जो आपने डेफिनेशन देखा है उसमें लॉ के वायलेशन पर किसी भी कोएर्सिव एक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जबकि ये बात जरूर किया गया है कि ये लॉ बाइंडिंग नेचर का है। इनका कहना है इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट रिगार्ड्स एज बीइंग बाइंडिंग ऑन देम इन द रिलेशन विद वन अनदर विद अ फोर्स कंपेरेबल इन नेचर एंड डिग्री टू दैट बाइंडिंग द कंसेंटुअस पर्सन टू ओबे द लॉ ऑफ हिज कंट्री and which they also regard as being enforceable by appropriate means in case of infringement। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है जिस तरह से म्युनिसिपल लॉ में अगर कोई भी पर्सन अगर लॉ का इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसके लिए कोएर्सिव एक्शन है, तो यहाँ पर भी कोएर्सिव एक्शन के बारे में बात की गई है। और इनके डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये भी कहते हैं रूल ऑफ कंडक्ट है, सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में उन्होंने बात की है, बाइंडिंग नेचर का है, रिलेशन वन अनदर के साथ है, और इन्फ्रिंजमेंट पर कोएर्सिव एक्शन के बारे में बात की गई है। प्रोफेसर क्रिस्टिन डी ग्रे का कहना है इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ द बॉडी और रूल which according to the usual definition regulate the conduct of a state in the intercourse with each other। अगर इनके डेफिनेशन में देखें तो इन्होंने सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में बात नहीं की है, लेकिन इनका कहना है कि इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, और रिलेशन जो है इन स्टेट्स के बीच में दैट इज फॉर द इंटरकोर्स विद ईच अदर, और ये इंटरनेशनल लॉ इन स्टेट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करता है। सर सिसिल जेम्स ब्रिंगटो हर्स्ट का, ही वाज ब्रिटिश इंटरनेशनल लॉयर और ये पीसीआईजे में जज भी थे। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1950 में एंड द नेम ऑफ द बुक वाज इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था कि इंटरनेशनल लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स व्हिच डिटरमाइंस द राइट्स व्हिच वन स्टेट इज इंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ इटसेल्फ और इट्स नेशनल्स अगेंस्ट अनदर स्टेट। अगर इनका डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे चीज कंटेंट्स होते हैं। यहाँ पर कहीं भी सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है या फिर इसमें लिमिट नहीं रखा गया है, बल्कि इस एम्बिट को बढ़ाया गया है। हेंस केल्सन ही वाज अ जूरिस्ट, लीगल फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर, और इन्होंने दिया था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इनका कहना था इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स which according to the usual definition regulate the conduct of states in the intercourse with one another। Such an approach towards international law was adopted by the courts too। इन्होंने भी बॉडी ऑफ रूल्स के बारे में बात की, दो स्टेट्स के बीच में क्या कंडक्ट होना चाहिए उसके बारे में बात की है, और ये रिलेशन दो स्टेट के बीच में किस लिए होगा उसके बारे में बात की है। इसी क्रम में केस आता है क्वीन वर्सेस केन का 1876 का।
इस केस में लॉर्ड कॉलरेज का कहना होता है, द लॉ ऑफ नेशन इज दैट कलेक्शन ऑफ द यूसेज विच सिविलाइज्ड स्टेट हैव अग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर। तो जब इन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है तो इनका कहना है कलेक्शन ऑफ यूसेज, और कलेक्शन ऑफ यूसेज का मतलब है कस्टमरी लॉ के बारे में, और ये रिलेशन जो भी होगा दैट इज बिटवीन सिविलाइज्ड स्टेट। और जब ये कहते हैं अग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर, तो यहाँ ये बाइंडिंग नेचर का होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट केस आया था वेस्ट ट्रांसेंडेंटल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड वर्सेस किंग 1905 का केस है, जिसमें लॉर्ड एडवर्ड स्टोन चीफ जस्टिस रहते हैं, विल्स एंड कैंडी इसमें जज होते हैं। इनका इंटरनेशनल लॉ के बारे में कहना होता है, द फॉर्म ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड स्टेट एज डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स ईच अदर्स सब्जेक्ट्स। अब यदि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि जितना भी डेफिनेशन दिया गया है दैट इज एलिब्रेटेड फॉर्म ऑफ ओपेनहाइम्स डेफिनेशन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था, और इनका डेफिनेशन एक लिमिट में है, शॉर्ट साइटेड है, इनएडिक्वेट है और वीक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की कमी है। और वो कमी क्या है? दे फेल टू स्पेल आउट द सोर्स, कि इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, वो क्या है, इसके बारे में कहीं भी इन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं किया है। इनका बताना है कि ये बाइंडिंग नेचर का होता है, लेकिन ये बाइंडिंग किस तरीके का होगा इसके बारे में नहीं है। एक डेफिनेशन को छोड़ करके बाकी किसी भी फिलोसोफर, जूरिस्ट या लॉयर ने सैंक्शन के स्कोप के बारे में चर्चा नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसका दायरा बहुत सीमित है, सिविलाइज्ड स्टेट तक है। जबकि अगर आज के टाइम से अगर देखा जाए तो इन्होंने इग्नोर किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को और इंडिविजुअल को, जो एक्चुअली में सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। इन्होंने हर जगह स्टेट्स के बीच के फॉर्मल रिलेशन को एम्फेसाइज किया है, वो भी खास करके सिविलाइज्ड स्टेट्स के रिलेशन के बारे में। जबकि इन्होंने ये इग्नोर किया है कि स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पर्सन के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है, और स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन के बीच में भी कुछ रिलेशन हो सकता है। अब जैसा कि आपने देखा, हर डेफिनेशन में इन्होंने सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में चर्चा किया, और सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब वही है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया था। इट इज अबाउट क्रिश्चियन स्टेट और खास करके यूरोसेंट्रिक था। तो इस तरह से इन्होंने बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट को इग्नोर किया है। और जब ये अपने डेफिनेशन में बॉडी ऑफ रूल की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ रूल का मतलब होता है ये स्टैटिक नेचर का हो गया, जबकि लॉ लिविंग है, ऑर्गेनिक है, इवॉल्विंग है, ग्रोइंग है, और जैसे ही आप इसे स्टैटिक कहते हैं तो वहीं उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, स्कोप नहीं बचता है डेवलपमेंट का। और इसके बारे में जस्टिस भगवती ने कहा भी था कि लॉ ग्रोइंग एंड ऑर्गेनिक नेचर का होता है और इसे टाइम को रिस्पॉन्ड करना होता है। यदि ये टाइम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो या तो समाज का विकास रुक जाएगा या फिर वो लॉ इनएप्लीकेबल हो जाएगा। अब यदि सारे डेफिनेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं तो पाते हैं जो सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है उसमें कस्टम्स और कन्वेंशन के बारे में तो बात की गई है, लेकिन एज पर यूएन चार्टर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट इसे इग्नोर किया गया है। ओपेनहाइमर के डेफिनेशन को काफी क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद 1992 में जब इसका 9th एडिशन आता है तो एक मॉडिफाइड डेफिनेशन हमारे सामने आता है, जिसे मॉडिफाई किया था रॉबर्ट जेनिन ने और सर आर्थर वाट्स ने किया था। जो पहले डेफिनेशन था उसके कंपैरिजन में जो इनका नया डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। पहले के डेफिनेशन में जहां सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में चर्चा की गई थी, बाद के डेफिनेशन में केवल स्टेट्स लिखा गया है। These rules are primarily those which govern the relation of states, but states are not the only subject of international law। क्योंकि जो पहले का डेफिनेशन था वहां पर केवल स्टेट को सब्जेक्ट बनाया गया था, अब इन्होंने अपने एम्बिट को बढ़ाया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सम एक्सटेंट ऑल्सो इंडिविजुअल में बी सब्जेक्ट ऑफ राइट कन्फर्ड एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय इंटरनेशनल लॉ। तो आपने देखा कि इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी, इंडिविजुअल को भी अपने डेफिनेशन में शामिल किया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में, बट मॉडर्न अप्रोच से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैकग्राउंड क्या था कि मॉडर्न अप्रोच के डेफिनेशन में आप देखेंगे काफी चेंजेस आ चुका है। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 2 होता है, और जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 होता है तो उसके बाद यूएनओ, WHO, IBRD अलग अलग तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है। 1949 में ICJ ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया था, रिप्रेशन फॉर इंजरीज, उसकी वजह से भी डेफिनेशन में चेंजेस आता है। उसके बाद ये देखा गया कि दो कंट्रीज के बीच में अब केवल ट्रेड एंड कॉमर्स ही नहीं होता है, केवल पॉलिटिकल टाइज या सोशल टाइज नहीं होता है, जबकि टाइम के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। एनवायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा इशू है जिससे वर्ल्ड की सारी कंट्री अफेक्टेड होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो आउटर स्पेस में अलग अलग कंट्रीज के लोग जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रहा है, और इससे जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, तो अब जरूरी है कि एक दूसरे से कॉपरेट करके रहें। इसके अलावा मरीन लाइफ को देखते हुए डीप सी में जो खोज की जा रही है, इन सारे सब्जेक्ट को यदि मिलाते हैं तो पाते हैं जो पहले इंटरनेशनल लॉ हुआ करता था
उसका दायरा एक लिमिटेड था, जबकि अब इसका दायरा बढ़ते चला गया है। इसके अलावा जहां पहले केवल स्टेट के बारे में बात की जाती थी, अब वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिविजुअल के बारे में भी बात की जाने लगी, ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा होने लगी। 1948 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ चुका था। हर किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा होने लगी और उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनने लगा। तो यदि म्युनिसिपल लॉ में इस तरह का प्रोविजन बन रहा है तो जरूरी था इस सब्जेक्ट को इंटरनेशनल लॉ में भी इंक्लूड करने का। एसएस लोटस केस जो 1927 में आता है, इसमें कहा गया था द प्रिंसिपल विच आर इन फोर्स बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट नेशंस, यही इंटरनेशनल लॉ है। जहां पहले केवल सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में बात की जाती थी, अब इस केस में ऑल इंडिपेंडेंट नेशन के बारे में बात किया गया है। और इस केस में यह दिखा कि इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन यूनिवर्सल है और एक्सक्लूसिव है इंडिपेंडेंट नेशंस को लेकर के। और यही कारण है कि जब इस टाइम के थिंकर्स के द्वारा दिए गए इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि डेफिनेशन में काफी कुछ इंक्लूड किया गया है। इस कड़ी में फर्स्ट नाम आता है जॉर्ज सोजनबर्ग का। ही वॉज प्रोलिफेरिक स्कॉलर, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनका प्रिंसिपल वर्क था लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर पे। इनकी बुक थी इंटरनेशनल लॉ। 1957 एडिशन में इन्होंने लिखा है इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। तो बॉडी ऑफ लीगल रूल्स के बारे में चर्चा तो इन्होंने भी किया है, लेकिन अब इनका कहना है इट अप्लाइज बिटवीन सॉवरेन स्टेट, जहां पहले हुआ करता था केवल सिविलाइज्ड स्टेट। सच अदर एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनालिटी। और सच अदर एंटिटी जैसे ये बोलते हैं तो इसके अंतर्गत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, बिकॉज आईसीजे का एक जजमेंट था जिसमें यह कहा गया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल पर्सनालिटी। तो इस तरीके से देखते हैं इनका डेफिनेशन बहुत छोटा है, लेकिन इसके एम्बिट में बहुत सारा चीज आता है। इसी क्रम में नेक्स्ट नाम है फिलिप कैरल जेसप का। ही वाज ए स्कॉलर, अमेरिकन डिप्लोमेट और ये जुरिस्ट भी थे। इनका कहना था इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन मस्ट बी डिफाइंड एज द लॉ एप्लीकेबल टू द स्टेट इन देयर म्यूचुअल रिलेशन विद अदर स्टेट। International law may also be applicable to certain interrelationship of individual themselves, where such interrelationship involve matter of international concern। और जैसे ही इंडिविजुअल और इंटरनेशनल कंसर्न के बारे में बात करते हैं, तो जब आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि जैसे ही किसी म्युनिसिपल लॉ में फॉरेन एलिमेंट आता है और उससे कोई प्राइवेट पर्सन अफेक्टेड होता है तो वहां पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लीकेबल हो जाता है। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर बनता है। प्रोफेसर टॉर्सन गिल का कहना है द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ विच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। अब इन्होंने तीन बातें कही है, बॉडी ऑफ रूल्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। और जैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी या सोसाइटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं तो फिर सब्जेक्ट मैटर का दायरा बढ़ जाता है, सब्जेक्ट बढ़ जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट नाम आता है ग्रीन हैवुड हैकवर्थ। ही वॉज अमेरिकन जुरिस्ट। आईसीजे में वो जज भी रह चुके थे और आईसीजे के प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया था। आपके कोर्ट्स में एक केस है रिप्रेशन फॉर इंजरीज 1949 का, इसमें जजमेंट भी इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी जो 1955 में डिसाइड किया गया था, यह भी इनके द्वारा ही डिसाइड किया गया था। इंटरनेशनल लॉ के बारे में इनका कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। It is a system of jurisprudence which, for the most part, has evolved out of the experience and necessity of the situation and have arisen from time to time। जब ये कहते हैं सिस्टम ऑफ jurisprudence, तो ये इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि इंटरनेशनल लॉ टाइम टू टाइम के डिमांड के हिसाब से इवॉल्व हुआ है और अपने आप में उस सारे समय के मांग के एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया है। इस कड़ी में नाम आता है प्रोफेसर जोसेफ गैब्रियल स्टार्क का। He was professor at Law Department, Australian National University। इन्होंने एक बुक लिखा था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ 1989 में, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन दिया था। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ विच इज कंपोज्ड फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट विच स्टेट्स फील देमसेल्व्स बाउंड टू ऑब्जर्व एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व इन देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स ए the rule of law relating to the function of international institution or organization, the relation with the states and individual, b certain rules of the law relating to the individual and non-state entities, so far the right and duties of such individual and non-state entities are the concern of international community। अब अगर इनके डेफिनेशन को देखें तो इनके डेफिनेशन का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें मैक्सिमम चीजों को समेटा गया है। इनका कहना होता है कि इट इज ए बॉडी ऑफ लॉ और इस बॉडी ऑफ लॉ में प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है और ये प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट बाइंडिंग नेचर का है। और अगर रिलेशन की बात की जाए तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात की जाती है। और अगर सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर देखें तो एम इनका कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ अप्लीकेबल है फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन स्टेट के साथ क्या होगा, इंडिविजुअल के साथ क्या होगा
उसके अलावा ये रूल्स इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटीज के बीच में कैसे होगा, उनकी राइट्स क्या होगी, ड्यूटीज क्या होगी। तो इन्होंने कोशिश किया है इंटरनेशनल लॉ के सारे पैरामीटर को इंक्लूड करने का। नेक्स्ट नाम आता है फेनविक का। ही वॉज अमेरिकन नेशनल, ये प्रोफेसर थे और इनके बारे में सबसे खास बात ये है कि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में हुआ था। इन्होंने कभी भी कोई लॉ की डिग्री हासिल नहीं की थी। उसके बावजूद ही वॉज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लॉयर और इनका एसोसिएशन उस वक्त अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साथ था। इनका बहुत सारा काम इंटरनेशनल लॉ पे है। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन इस तरीके से किया है कि इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड इन द ब्रॉड टर्म एज द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड द स्पेसिफिक रूल विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर मैनुअल रिलेशंस। जहां पहले बात की जा रही थी कस्टम और ट्रीटीज की, यहां इन्होंने जनरल प्रिंसिपल को भी इसमें इंक्लूड किया है। इस क्रम में लास्ट नाम आता है व्हाइटमैन का। इनका पूरा नाम है मार्जोरी एम व्हाइटमैन। ये भी अमेरिकन लीगल स्कॉलर थी। एंड हैकवर्थ, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, इन्होंने 8 वॉल्यूम में इंटरनेशनल लॉ पे एक डाइजेस्ट लिखा था। उस डाइजेस्ट में ये की कंट्रीब्यूटर रहती हैं। उसके बाद इन्होंने खुद 15 वॉल्यूम में इंटरनेशनल लॉ पे डाइजेस्ट लिखा है। इनका कहना होता है इंटरनेशनल लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एट अ गिवन टाइम फॉर स्टेट्स एंड अदर एंटिटीज सब्जेक्ट देयर टू। और जैसे ये कहती है सब्जेक्ट देयर टू, इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। दिन का कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ इज मोर और लेस इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। इन सर्टेन ऑफ इट्स एस्पेक्ट द एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, इन अदर इट इज एवल्सिव। और एवल्सिव का मतलब होता है फोर्सिबल सेपरेशन और डिटैचमेंट। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करने का क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जहां बात की जाती थी सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में, मॉडर्न अप्रोच में ये अम्बिट बढ़ाया गया। ट्रेडिशनल अप्रोच में जहां सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड था, वहां मॉडर्न अप्रोच में सब्जेक्ट मैटर को बढ़ाया गया है और इसके सब्जेक्ट को भी बढ़ाया गया है, जिसमें इंडिविजुअल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया गया है। आई होप ये सारा डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आखिर क्या कारण है कि इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करना इजी नहीं है। बिकॉज टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती है। जो परिवर्तन टाइम के हिसाब से आता है, उसे इंटरनेशनल लॉ के दायरे में लाने के लिए डेफिनेशन को मॉडिफाई करना जरूरी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा ओपनहाइम के डेफिनेशन को, जो अपने टाइम के हिसाब से रेलिवेंट होगा, लेकिन यदि आज के टाइम से अगर उसे देखते हैं तो वो इरेलीवेंट हो जाता है, नैरो लगता है, कंजर्वेटिव लगता है और ऐसा लगता है कि उसका दायरा सीमित है, जिसकी वजह से 1992 में एक नया डेफिनेशन आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, कि आखिर इसका बेसिस क्या है, जिसमें नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ और पॉजिटिव स्कूल लॉ के बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा की जाएगी। और यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि आखिर कोई थिंकर या जुरिस्ट ये क्यों कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है, या ये एक वीक लॉ है, या फिर ये एक रियली में लॉ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी, हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.